हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऐसे होंडा चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, ग्रुप डी 2018 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन बैंक को कवर करा रहा हूं और इस सीरीज को देखते हुए आज ये पार्ट 7 है। इससे पहले मैं पार्ट 6 तक अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन आपका है जी, गुरुत्व के कारण त्वरण बराबर आपका होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला इसका एकदम सही आंसर है जी एम आर का स्क्वायर, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण आपका होता है GM/R स्क्वायर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएच स्केल किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ है? तो पीएच का आपका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका बी वाला एकदम सही आंसर है, बी वाला एकदम सही आंसर है, यानी पोटेंज, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सोने को तांबा के साथ डैश मिश्रित किया जाता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोने को कठोर बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन। यानी जो कोलेनकाइमा होती हैं वो सेलुलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। बाकी आपका जो लिग्रीन है, ये आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है, वो लिग्रीन नामक पदार्थ की बनी होती है। बाकी पेक्टिन आपका पेरेनकाइमा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, द्रव्यमान यम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ई का मान क्या होगा यदि इसकी चाल को भी में बढ़ाकर 2v कर दिया जाए? तो अगर हम चाल को 2v कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आपका होता है ke होता है ½ तो इसको 2 टाइम अगर हम कर देंगे 2v अगर हम इसको कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा 4E हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संक्षारित किया जाता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या है कि जो लोहे को क्या होता है कि इसमें जस्ते की परत को चढ़ा दी जाती है, यानी जस्ते की कोटिंग कर दी जाती है, यही आपका गैल्वेनाइजिंग है, जिसकी क्या है उससे संक्षारण नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नरों में ये सूत्र नहीं है आपका, ये मूत्र है यानी यूरिन आपका, और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, फूलों वाले किसी पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलिकाएं पैदा होती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम है, इसमें क्या है कि आपका जो ब्रायोफाइलम है इसमें क्या है कि फूलों वाले किसी पौधों में पत्तियों के मार्जिन से जो पत्तियां आपकी होती है, जो आपकी पत्तियां होती है, तो इसके जो मार्जिन होते हैं यानी इसके जो दरारें होते हैं उसमें से क्या है कलिकाएं निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सत्येंद्र बोस। यानी कि पदार्थ की 5वीं अवस्था, पदार्थ की अवस्था है आपका है ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है और आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आइंस्टाइन कंडेंसेट जो इसकी खोज की थी सत्येंद्रनाथ बोस, और अपने नाम पे ही क्या इसको रखा था। चलिए बाकी सीवी रमन को जानते हैं, आपका भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाए हैं 1930 में, और रमन प्रभाव के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड है, गेंद के पास गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी आपका दिया है, काइनेटिक एनर्जी गेंद की पूछ रहा है, तो मास आपका दिया हुआ है, फार्मूला होता है ke यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। तो ½ m के स्थान पे 0.5 है, v के स्थान पे आपका 4 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/25। इसको हम दशमलव हटा के 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। तो 2 × 8 = 16 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 चौके 8, यानी
4 इसका सही आंसर है, 4 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा डैश गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है, यानी कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, ये आपका जो यांत्रिक ऊर्जा है ये दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो ये आपका गतिज ऊर्जा है और फिर दूसरा क्या है आपका स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमोनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और बाकी आपका कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में आपका होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और रॉक साल्ट नायलॉन, इसमें आपका होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और तारपीन के तेल में आपका होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको भी आप याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो उस क्या बनता है प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO बनता है। ये बैलेंसिंग नहीं है तो ये MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि अंदर की तरफ वक्री होता है अवतल दर्पण, ये अंदर की तरफ धंसा होता है तो ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण के बारे में पूछता तो ये बाहर की तरफ उभरा होता है। तो चलिए देख लेते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, इसको हम देख लेते हैं। तो आपका ये आपका क्या है कि ये एक एक्सिस है और ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, वक्री होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ आता है। ये आपका मान लो अनंत है, ये आपका मान लो अनंत है, और ये आपका वक्रता केंद्र है, और ये आपका फोकस पॉइंट है, और ये आपका ध्रुव है। तो इसमें आपके 6 कंडीशन बनते हैं। तो ये आपका छठवां वाला जो कंडीशन होता है, जो पोल और फोकस के बीच में रखी हुई वस्तु होता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपका दर्पण के उस पार बनता है। यही एक ऐसा कंडीशन है जो दर्पण के उस पार बनता है और यह आभासी और सीधा बनता है। बाकी अवतल दर्पण में आपके क्या होते हैं कि वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आपका क्या है कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हो तो इसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब वक्रता केंद्र पे हो तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब फोकस पॉइंट पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और ये वास्तविक और उल्टा हो गया। और बाकी एक कंडीशन आपका है जो दर्पण के उस पार बनेगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा होगा। तो इसको याद रखिए। आगे उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में आपका क्या है कि ये आपका क्या है, अनंत हो गया, ये आपका ध्रुव यानी पोल हो गया। तो उत्तल दर्पण जो आपका होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, और बाकी ये आपका क्या है कि फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। अगर वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस पे बनेगा, लेकिन दर्पण के उस पार बनेगा। और आपका पोल और अनंत के बीच में रखा है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार फोकस और पोल के बीच में बनेगा। तो यही 2 कंडीशन इसमें क्या है कि है, इसको याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आप याद रखिए। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब, ये कैसे बनते हैं तो इनको हमने डिटेल में देखा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थित अवस्था से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1.96। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। ठोस जो होता है, जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उसके आकार निश्चित और आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। और बाकी गैस का आपका जो है कि ना तो आकार ही निश्चित होता है न तो आयतन ही निश्चित होता है। बाकी द्रव का आपका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। तो ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ये सही है आपका। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ को जब हम प्रेस करते हैं तो बहुत कम दबता है, लगभग वो दबता नहीं है। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ये सही है। आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। बाकी हीलियम, नाइट्रोजन, लिथियम इसका तो होता है, जो हाइड्रोजन आपका है वो ग्रुप 1 का पहला ही तत्व है, तो इसका परमाणु भार सबसे कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबे-राइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो डोबे-राइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व आपका करता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डोबे-राइनर ने 3-3 के समूह में तत्वों को रखा हुआ है, उसको आप ध्यान में रखिए। आपका वो समूह आपका है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपके 3-3 के समूह में है, इसको आप याद रखिए। तो इसमें से ये वाला इस क्वेश्चन में मैच कर रहा था, तो ये वाला सही आंसर था, और बाकी ये भी आपको दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोशन, यानी गति के साथ क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे, यानी पौधे से परागण नहीं होता है, बाकी जानवर द्वारा होता है। अगर पौधे में कोई भी एनिमल्स या कोई भी मक्खी वगैरह हो गई, कुछ भी बैठे हैं, तो क्या होगी, यहाँ से वहाँ से क्या करते हैं? परागण करते हैं, यानी परागकण को इधर से उधर कर देते हैं। बाकी जेल द्वारा, वायु द्वारा, पौधे द्वारा जो है कि नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो आपका है प्लांट हार्मोन्स के एग्जाम्पल है। इसके कारण क्या है? पौधे जो है प्रकाश की ओर झुकते हैं। और साइटोकाइनिन क्या होते हैं? सेल डिवीजन कराता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। जिबरेलिन करता है, ये ग्रोथ हार्मोन्स है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? ये आपका क्या है? ग्रोथ को रोकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का एंगल क्या होगा? जैसे कोई भी आपका किरण है, तो वो क्या है कि एक समतल दर्पण पे आ रहा है और 20 डिग्री एंगल से आ रहा है, तो परावर्तित क्या होगा? 20 डिग्री एंगल से ही होगा। और जो इनके बीच का जो एंगल है तो 180 डिग्री होता है। तो आपका 180 डिग्री होता है, तो 20 इधर 40 हो गया, तो 180 में 40 निकाल देंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर बी वाला एकदम सही है। चलिए बात कर लेते हैं समतल दर्पण क्या होते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। समतल दर्पण में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं हम। जो समतल दर्पण आपका होता है, वो आपका क्या होता है कि एकदम फ्लैट होता है, यानी कि एकदम सीधा होता है। समतल दर्पण में क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पीछे की साइड क्या होता है? पॉलिश मारा होता है, रजत या पारा या चांदी का जो है कि लेप लगा होता है। और इसका यूज हम इमेज देखने के लिए करते हैं, जैसे आईना आपका हो गया। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आप याद रखिए। जैसे आपका हो गया, यदि कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर चलता आता है तो उसको दर्पण में अपनी ओर आते हुए टू भी यानी कि दोगुने चाल से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए। और बाकी आगे भी है, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई है कम से कम आधी होनी चाहिए। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिए। यदि अगला फैक्ट है आपका, यदि आपतित किरण को नियत
दर्पण को आपतित किरण को नियत रखा जाए, दर्पण को थीटा एंगल से क्या है कि घुमा दिया जाए तो वह 2 थीटा से क्या है कि घूम जाएगी। तो ये भी आप याद रखिए। और बाकी इसमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है और पार्श्व उल्टा बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। यानी कि आप अगर शीशे में देखते हैं तो आपका इमेज बनता है लेकिन वो उल्टा होता है, तो इसे कहते हैं पार्श्व उल्टा। बाकी समतल दर्पण में अगर कोई व्यक्ति जितना दूर होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर होगा। यदि वो 5 सेंटीमीटर दूर पे खड़ा है तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब 500 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो दर्पण पर बने कुछ प्रतिबिंब है, तो आपका जैसे आपका ये भी आपका पूछता है कि अगर एंगल आपको दिया रहेगा तो समतल दर्पण पे आपका बोलेगा 90 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। तो कोई समतल दर्पण आपका है, इसे थीटा इक्वल टू आपका है 90 डिग्री है, तो इसमें बोल रहा है कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या है। तो दर्पण आपका इस तरीके से रखा गया है, 2 दर्पण, इनके बीच 90 डिग्री है, तो इसके बीच कोई वस्तु अगर हम रख दें तो उसको कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो ये अगर ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है n इक्वल टू, यानी प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 अपान थीटा माइनस 1 होता है। ये कब आपका होता है, जब आपका जो है कि नंबर जो आपका हो इवन हो, यानी सम हो। जैसे अगर प्रतिबिंबों की संख्या 4 आ गया तो ये सम है, तो इसमें से हम एक क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर प्रतिबिंब की संख्या 5 आ गई, विषम आ गई, तो यही रहने देंगे। यानी कि जो आपका उत्तर हमेशा क्या है कि विषम आएगा, तो सम के लिए एक घटा देंगे, विषम के लिए आपका क्या होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि थीटा इक्वल टू आपका है 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो 90 डिग्री अगर आपका हो जाएगा तो n इक्वल टू हम निकाल लेंगे 360 बटे 90 माइनस 1 तो लास्ट में करेंगे। अगर ये सम आ जाएगा, 0 0 कट गया, 9 6 जा आपका हो जाएगा, तो ये 6 आ गया, तो ये आपका सम है, तो इसमें से एक क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 5। यानी प्रतिबिंबों की संख्या आपका 2 समतल आपका दर्पण है, अगर 90 डिग्री पे झुके हुए हैं तो उसके बीच रखी वस्तु क्या होगी, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा 5 बनेगा। तो इसी प्रकार अगर थीटा इक्वल टू आपका है 60 डिग्री है तो 360 बटे 60 आपका कर देंगे, इससे इससे कट जाएगा, ये 6 टाइम कट गया, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो सॉरी, अगले वाले क्वेश्चन में आपका था कि 90 डिग्री, तो 9 4 जा जाएगा, तो 4 में से एक घट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। 90 डिग्री वाला वो 3 सही उत्तर है, तो इसका आपका 5 सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जैसे आपका 60 डिग्री वाला हो गया, तो इसी तरीके से जो भी आपका हो जाएगा, जैसे 45 डिग्री वाला अगर आपका हो गया, थीटा इक्वल टू आपका हो गया 45 हो गया, तो 360 अपान 45 आपका हो जाएगा। तो आपका इसको हम अगर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, और 9 4 जा 36, यानी ये आपका 40 हो जाएगा, 5 8 जा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8। लेकिन ये सम है तो इसमें से एक आप लेस कर देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम प्रतिबिंबों की संख्या निकालते हैं समतल दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है। तो एक बात का आप यह ध्यान रखिए कि अगर आपका जो उत्तर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ओड नंबर होगा, यानी हमेशा विषम होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरीके से। तो कोई भी आंसर अगर आता है तो उसमें क्या करें, अगर सम आता है तो हमेशा एक को घटा देंगे, और विषम आता है तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। और बाकी एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर समद्विभाजक है, अगर क्या है, समद्विभाजक है, जैसे थीटा इक्वल टू आपका 40 डिग्री है, तो यदि वो 20-20 डिग्री पे क्या है कि समद्विभाजित है, 20-20 डिग्री एंगल पे वो क्या है, समद्विभाजित है। जैसे आपका ये आपका है, ये 40 डिग्री है, तो इसके बीच में 20-20 डिग्री का ये क्या है कि ये एक समद्विभाजक खींचा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, आपका फार्मूला होगा n इक्वल टू आपका होगा 360 अपान थीटा माइनस 1। इसमें हमेशा लास्ट में -1 होगा, इसमें एक घट जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो ये वाला भी देख लेते हैं। थीटा इक्वल टू आपका है 40 डिग्री है, तो 20-20 डिग्री पे क्या है, वो समद्विभाजक है, तो 360 अपान 40 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा
9 टाइम जाएगा तो 9 में से 1 आपका घट जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8। इस कंडीशन में आप इस पूरे को याद रखिए, बाकी वो विषम वाला याद रखिए, हमेशा उत्तर इसका विषम में आएगा। तो एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि दो समतल दर्पण आमने सामने रखे हुए, तो इनके बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट यानी अनंत बनेगा। ये आप ध्यान में रखिए, ये सब फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण से जितने भी फैक्ट से हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होती है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, क्योंकि सूखा हुआ है तो इसलिए वो रंग नहीं बदलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनी है, यानी मैलिएबल, यानी कि अगर उसको पीटा जाए तो क्या होगा, वो तनेगा, यानी कि वो टूटेगा नहीं, काफ़ी लंबे खींचते जाएंगे टूटेगा नहीं, बाकी वो क्या होगा, तनता जाएगा। तो मैलिएबिलिटी यही है आपका। तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल धातु जो है आपका Au यानी सोना है, उसके बाद आपका चांदी है। तो सोना एग्जाम नहीं है ऑप्शन में, तो चांदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सरीसृप वर्ग से नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेढक। मेढक आपका एम्फीबियन वर्ग से संबंधित है, बाकी कछुआ, मगरमच्छ, सांप, ये सब आपके रेप्टाइल्स से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये गति का तीसरा नियम है। यानी नाव का पीछे हटना और बंदूक से गोली चलाते हैं तो झटका देना, ये आपका गति का तीसरा नियम है। और गति का पहला नियम आपका जो है वो उसको गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चाल तत्व की परमाणु संख्या, यानी कि फ्लोरीन आपका 9 दिया है, फास्फोरस दिया है, आपका क्लोरीन दिया है 17, आर्गन 18 है। निम्न में से किस दो तत्वों का रासायनिक गुण समान है, जो सेम ग्रुप के होंगे तो उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी फ्लोरीन क्लोरीन के रासायनिक गुण समान है, ये आपके हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं, ग्रुप 17 के हैं, तो इसके जो है गुण हो समान होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, युग्मक संलयन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडे और किसी भी एक शुक्राणु का संयोजन, यानी एक्स और एक स्पर्म का फ्यूजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कॉपर सल्फेट का विलयन जली विलयन डैश है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो आपका ये कॉपर सल्फेट आपका एसिड है, इसलिए क्या है कि जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किससे पूल डैश लोहे और धातुओं से बनी सभी धातुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जंग। यानी कि जब भी रस्ट आपका जो रस्ट जब लगता है तो क्या होता है, कोई भी धातु खराब होने लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त का कौन सा घटक भोजन डैश कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे में परिवहन करता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए बात कर लेते हैं ब्लड क्या होते हैं। ब्लड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको आप याद रखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड के बारे में हम देख लेते हैं। आपका ब्लड आपका होता है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है प्लाज्मा होता है, दूसरा आपका होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल में आपके होते हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये आपके WBC, RBC और प्लेटलेट्स आपके ब्लड सेल में होते हैं। और प्लाज्मा आपका होता है जो 55% आपका होता है, प्लाज्मा आपका होता है, और 45% आपका जो होता है वो ब्लड सेल होते हैं। तो प्लाज्मा को देख लेते हैं। प्लाज्मा से कितने फैक्ट बनते हैं ये देख लेते हैं हम। प्लाज्मा ये आपका 55% होता है ब्लड का, और इसमें 90% आपके जल होते हैं, वाटर होते हैं, 7% आपका प्रोटीन होता है, और 0.9% साल्ट होता है, और आपका 0.1% आपका ग्लूकोज होता है। तो इसका काम आपका है पचे हुए भोजन व हार्मोन्स का शरीर से संवहन कराना, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का संवहन करना। तो आगे हम बात कर लेते हैं ब्लड सेल के बारे में।
ब्लड सेल। ब्लड सेल, तो ब्लड सेल में आपके हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी इसमें इसका निर्माण जो होता है ये हीमोग्लोबिन, बोन मैरो में होता है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाया जाता है और इसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु आपकी लीवर और स्प्लीहा में होती है, यानी कि इस स्प्लीन में यानी प्लीहा में होती है, यानी इसका जो डेड होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। और इसका जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है। जो इसका जीवन काल होता है आरबीसी का 20 से 120 दिन होता है। और इसमें जो आपके 9 न्यूक्लियस होते हैं, यानी न्यूक्लियस इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ऊट और लामा को छोड़कर। ऊट और लामा में जो है केंद्रक पाए जाते हैं। और इसका मुख्य काम आपका क्या है, इसका मेन काम आरबीसी का है, आरबीसी का मेन काम है कि ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन को लेके जाता है शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, इसका ये मेन काम है। तो आगे है आपका डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी में आपका जो होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। अगर 6000 आपका आरबीसी है तो एक भाग आपका डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं, सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है ब्लड में, और उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं लेकिन आकार में ये बड़े होते हैं। तो इसका मेन काम आपका है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम आपका होता है कि ये क्या है कि इम्यून सिस्टम को बचाता है, यानी कि रक्षा तंत्र को यह बचाता है और लोगों से लड़ता है। जो आपका इम्यून सिस्टम जो आपका होता है उसको क्या है, ये बचाता है। और शरीर का बॉडी है उसको क्या करता है, ये रक्षा करता है। और आगे आपका है यानी रोगों में लड़ने की क्षमता, यानी कोई भी अगर रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उससे लड़ता है हमारा डब्ल्यूबीसी, ये हमारे शरीर का रक्षा तंत्र है। अब आगे है आपका प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या है, ये शरीर में हमारे 4 से 5 लाख तक होते हैं और ये केवल मनुष्य और अनस्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें भी न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होते हैं, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन होता है। और इससे 2 रोग होते हैं, जैसे आपका हो गया चिकनगुनिया और डेंगू। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स आपका घटता जाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी उसका होता है आपका 2 से 4 दिन। ये आप याद रखिए, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स आपका 3 से 5 दिन होता है और आरबीसी का आपका 20 से 120 दिन होता है। और जो आपका प्लेटलेट्स का जो काम है, मेन काम आपका इसका है, ये ब्लड का थक्का जमाता है। तो हमने ब्लड के बारे में पूरे डिटेल से क्लियर किया है, तो इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यौगिक में डबल बॉन्ड है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एथीन, यानी कि आपका जो एल्केन है तो लास्ट में एन जो होगा उसमें कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड होता है और बाकी आपका एल्कीन जो आपका होता है लास्ट में इन आएगा तो ये एथीन है, तो इसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन जो है आपका लास्ट में आइन आएगा तो उसमें कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मूत्राशय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डिस्टेंस, यानी ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मापता है, स्पीडोमीटर आपका गति मापता है यानी स्पीड। ये आप ध्यान में रखिए, जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को नापता है और ऑडियोमीटर जो आपका होता है वो डिस्टेंस यानी दूरी को नापता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एनएरोबिक फ्रेगमेंटेशन यानी कि किण्वन, यानी कि
इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसलिए एनएरोबिक फ्रेगमेंटेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर डैश लौ उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीली लौ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड भी देता है, ये भी आप याद रखिए। चलिए देख लेते हैं विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। तो वायु में ध्वनि की चाल आपका होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल होता है आपका 1483 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्र जल में ध्वनि की चाल होती है 1533 मीटर प्रति सेकेंड, लोहे में ध्वनि की चाल होती है आपका 5130 मीटर प्रति सेकेंड, पारा में ध्वनि की चाल होती है 1450 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में ध्वनि की गति होती है आपकी 5640 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में ध्वनि की गति आपकी होती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आपका सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है ठोस में होती है, तो इसको भी आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सूत्री विभाजन माइटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज इसका सही आंसर है। पहला चरण इसका आपका है प्रोफेज। ये जो प्रोफेज होता है इसमें क्या होते हैं कि क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है, यानी गुणसूत्र जो है बनना स्टार्ट होता है, और उसके बाद होता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम होते हैं एकदम जो होते हैं कि मध्य में आ जाते हैं, एकदम मध्य में आ जाते हैं क्रोमोसोम। और आपका तीसरा आपका है एनाफेज होता है। एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट दोनों पोल की ओर हो जाते हैं। और लास्ट में आपका होता है टेलोफेज। टेलोफेज में जो आपके सेल के पोल पर क्या होता है न्यूक्लियस तैयार हो जाता है, तो ये आपका टेलोफेज है। इसमें सेल के क्या है कि पोल पर न्यूक्लियस आपका यानी केंद्रक तैयार हो जाता है। और एनाफेज में आपका है क्रोमोसोम दो अपोजिट पोल पर हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। एनाफेज में अपोजिट पोल पर, टेलोफेज में आपका जो है न्यूक्लियस तैयार हो जाता है, मेटाफेज में मध्य में आ जाते हैं, और प्रोफेज में क्या होता है कि स्टार्ट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर आप हो जाएगा सूखापन। यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किस वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थिति और विन्यास द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से ईका एल्युमिनियम की जगह लेता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम की जगह पर ईका एल्युमिनियम का आपका हो जाएगा गैलियम है। गैलियम आपका क्या है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर दर्शाती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पावर्स यानी शक्ति। ये ठीक इसका डिफिनीशन ही पूछ लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यदि किसी विलयन से नीले लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इनका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6। यानी कि नीले लिटमस से लाल में होना ये एसिड का नेचर है, तो एसिड जो आपका होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है। बाकी आपका 8 है, 9 है, 7 आपका उदासीन हो जाएगा, और बाकी ये 6 आपका सही है जो 7 से नीचे है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6 एम्पियर। यानी कि आपका होता है R = होता है V/I होता है, तो ये जो है R का वैल्यू दिया हुआ है, यानी R का वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, V आपका 18 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 छाक 18, तो 6 एम्पियर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
स्वर्ण और प्लेटिनम, ये क्या है कि बहुत ही कम रिएक्टिव तत्व हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं ये धातु, इसलिए क्या है कि ये मूल अवस्था में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, क्रिया बहुत कम करते हैं, लगभग नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विभाज्य ऊतक, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो आपका प्लांट टिश्यू के भाग हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो आपका होता है वो क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, परमानेंट टिश्यू आपके विभाजित नहीं होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लेंस और दर्पण के बीच अंतर नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, तल दर्पण प्रकाश को अभिमुख करता है जैसा कि एक अवतल लेंस करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आवर्त सारणी के सबसे कम सक्रिय तत्व डैश होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्श गैस, यानी अक्रिय गैस। जो आपके अक्रिय गैस होते हैं वो ग्रुप 18 के तत्व हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये क्रिया करते ही नहीं, क्योंकि ये इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। बाकी आपका संक्रमण धातु क्या है, ये ब्लॉक डी के तत्व है, इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। आंतरिक संक्रमण ब्लॉक एफ के तत्व है, एफ के हैं, इसको इनर ट्रांजिशन कहते हैं, धातु कहते हैं। बाकी क्षार धातु भी आपके क्या है, ये ग्रुप 1 के हैं। तो इसी के साथ वीडियो पूरा होता है। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसा लगता है ये चैनल यूजफुल नहीं है हमारे लिए तो सब्सक्राइब मत करिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।